पाठ 1 भाषा तथा भाषा के रूप, लैंग्वेज एंड इट्स फॉर्म्स। अरे ललित, कैसे हो? मैं ठीक हूँ ध्रुव, तुम बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या तुमने क्लास टेस्ट की तैयारी कर ली है? क्लास टेस्ट? कौन सा? अरे तुम्हें नहीं पता, कल गणित का टेस्ट है। अध्यापिका जी ने आज सुबह ही व्हाट्सएप ग्रुप पर संदेश भेजा था। ओह, मोबाइल फोन मेरे छोटे भाई के पास था, उसने मुझे बताया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास अभी भी तैयारी करने के लिए काफी समय है। धन्यवाद ध्रुव, मैं अभी घर जाकर तैयारी करता हूँ। आपने दोनों बच्चों की बातचीत पढ़ी। आपस में बात करना, व्हाट्सएप ग्रुप पर संदेश भेजना आदि ये सभी भाषा के उदाहरण हैं। भाषा बातचीत का एक साधन, लैंग्वेज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। वस्तुतः भाषा का उद्देश्य है विचारों का आदान प्रदान या परस्पर संप्रेषण, कम्युनिकेशन। जिस माध्यम के द्वारा मनुष्य अपने भावों अथवा विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। हम भाषा का प्रयोग कब करते हैं? जब भी हमें किसी से कुछ कहना होता है या हमारे मन में कोई विचार आता है, तब अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा कहाँ से आती है? अब प्रश्न उठता है कि यह भाषा कहाँ से आती है। आप जानते ही हैं कि भाषा मनुष्य के मुख से उच्चारित होती है। भाषा के अंतर्गत हम लोग तरह तरह के वाक्यों का उच्चारण करते हैं। इन वाक्यों की रचना विभिन्न शब्दों, पदों से होती है और ये शब्द बनते हैं विभिन्न ध्वनियों, स्वर एवं व्यंजन के सार्थक मेल से। उदाहरण के लिए हिंदी का भालू भ जमा आ जमा ल जमा ऊ शब्द भ एवं ल व्यंजनों और आ एवं ऊ स्वरों के मेल से बना है, जिसका एक निश्चित अर्थ है। इन्हीं ध्वनियों के और तरह से भी मेल हो सकते हैं, जैसे लूभा ल जमा ऊ जमा भ जमा आ, या लाभू ल जमा आ जमा भ जमा ऊ आदि। पर इनका हिंदी में कोई अर्थ नहीं है, अतः इन्हें शब्द नहीं कहा जा सकता। इसीलिए यह कहा जाता है कि शब्दों की रचना ध्वनियों के सार्थक या अर्थवान मेल से ही होती है। हिंदी बच्चा खाना खा रहा है, कर्ता कर्म क्रिया। अंग्रेजी द चाइल्ड इज टेकिंग फूड, कर्ता क्रिया कर्म। हर भाषा के अपने नियम। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हर भाषा की अपनी नियम व्यवस्था होती है, या उसमें कुछ नियम होते हैं जो यह तय करते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त होते समय शब्द किस स्थान पर आएंगे, अर्थात वाक्य में उनका क्रम क्या होगा और उसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा आदि। उदाहरण के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी के वाक्यों में शब्दों, पदों का क्रम उस भाषा की नियम व्यवस्था के आधार पर इस प्रकार होता है। ध्यान रखिए, भाषा का संबंध केवल मानव मात्र से है। मनुष्य के मुख से उच्चारित रूप के माध्यम से मनुष्यों के बीच होने वाले संप्रेषण या विचारों के आदान प्रदान को ही भाषा कहा जाता है। पशु पक्षी जो तरह तरह की ध्वनियां उच्चारित करके परस्पर संप्रेषण करते हैं, उसे भाषा नहीं कहा जाता। उपर्युक्त चर्चा के बाद भाषा के विषय में निम्नलिखित मुख्य बातें कही जा सकती हैं। भाषा मनुष्य के मुख से उच्चारित होती है। भाषा में विभिन्न ध्वनियां होती हैं, जिनके सार्थक मेल से शब्दों की रचना होती है। इन्हीं शब्दों का प्रयोग हम वाक्यों में करते हैं और वाक्यों का प्रयोग वार्तालाप या बातचीत में। हर भाषा के अपने नियम होते हैं जो उस भाषा को नियंत्रित, कंट्रोल करते हैं। भाषा का उद्देश्य होता है विचारों का आदान प्रदान या संप्रेषण। भाषा की परिभाषा। ऊपर दी गई चर्चा के बाद अब हम भाषा की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। भाषा मानव मुख से उच्चारित ध्वनियों की ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज के लोग एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के दो रूप, मौखिक या उच्चारित भाषा, ओरल लैंग्वेज। यह भाषा के बोलचाल का रूप है। भाषा का यही रूप प्रमुख और पुराना है।
संभवतः जिस दिन से मनुष्य ने जन्म लिया होगा उसी दिन से बोलना प्रारंभ कर दिया होगा। परंतु भाषा के इस रूप की कमी यह है कि उच्चरित होते ही यह समाप्त हो जाता है। अतः यह रूप अस्थायी, अनस्टेबल एवं क्षणिक, टेम्पोररी है। जब वक्ता श्रोता आमने सामने है तब तो बातचीत की जा सकती है, पर श्रोता कहीं दूर है तब इस रूप के माध्यम से संप्रेषण कठिन होता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि उच्चारित भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि होती है। लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। भाषा के लिखित रूप का विकास तब हुआ होगा जब मनुष्य ने यह सोचा होगा कि वह अपने मन की बात दूर बैठे व्यक्ति तक या आने वाली पीढ़ी के लोगों तक भी पहुंचा सके। इस कार्य के लिए मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए तरह तरह की आकृति वाले लिखित चिन्ह विकसित किए गए होंगे। उच्चरित ध्वनियों के लिए विकसित ये लिखित चिन्ह ही लिपि चिन्ह या वर्ण कहे जाते हैं। मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा में अंतर। मौखिक भाषा यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। यह भाषा का अस्थायी रूप है। यह रूप उच्चारित होते ही समाप्त हो जाता है। इसे व्यक्ति बिना प्रयास के स्वतः सीख लेता है। यह भाषा का प्रधान रूप है। इस रूप की आधारभूत इकाई ध्वनि है। लिखित भाषा यह रूप बहुत बाद में विकसित हुआ। यह भाषा का स्थायी रूप है। यह दीर्घ काल तक बना रह सकता है। यह प्रयास और अभ्यास से ही सीखा जाता है। यह भाषा का गौण रूप है। इसकी आधारभूत इकाई वर्ण है। लिपि या लेखन व्यवस्था। हम यह बता चुके हैं कि मौखिक या उच्चारित भाषा को स्थायी रूप देने के लिए लिखित भाषा का विकास हुआ। प्रत्येक ध्वनि के लिए लिखित चिन्ह या वर्ण बनाए गए। वर्णों के लेखन को लिपि कहा गया। वास्तव में लिपि ध्वनियों को लिखकर प्रस्तुत करने का एक ढंग है। ध्यान रखिए, भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों, वर्णों को लिपि कहते हैं। संसार में अनेक भाषाएं हैं और उनको लिखने के लिए अनेक लिपियां। आप जानते ही हैं कि हिंदी, मराठी, नेपाली, बोडो, संस्कृत आदि अनेक भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, पोलिश आदि भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। वैसे किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। सामने दी गई तालिका में कुछ प्रमुख भाषाओं और उनकी लिपियों के नाम दिए जा रहे हैं। भाषाएं, लिपियां। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो आदि देवनागरी। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, पोलिश आदि रोमन। पंजाबी, गुरमुखी, गुजराती, गुजराती। अरबी, फारसी, उर्दू, फारसी। रूसी, बुल्गेरियन आदि रूसी। भाषा, बोली तथा उपभाषा। हर भाषा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। उदाहरण के लिए हिंदी एक भाषा है और उसका क्षेत्र एक ओर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तक फैला हुआ है, तो दूसरी ओर दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा बिहार तक। इन सभी क्षेत्रों में भाषा में भौगोलिक दृष्टि से अंतर आ जाता है। अतः एक ही भाषा के अलग अलग क्षेत्रीय रूप विकसित हो जाते हैं। इस बात को इस तरह समझिए कि जिस तरह की हिंदी बिहार में बोली जाती है वैसी हरियाणा में नहीं बोली जाती, और जिस तरह की राजस्थान में बोली जाती है वैसी उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में नहीं बोली जाती। भाषा में आने वाले ये अंतर भौगोलिक क्षेत्र के बदल जाने के कारण है। इस तरह से किसी क्षेत्र विशेष में वहाँ की भौगोलिक विशेषताओं के प्रभाव के कारण किसी भाषा के बोलचाल के जो रूप विकसित हो जाते हैं वे बोली कहलाते हैं। इस तरह बोली भाषा का एक अल्प विकसित रूप है। कुछ बोलियों में अन्य बोलियों की तुलना में परस्पर अधिक समानता हो सकती है। ऐसी बोलियों को एक उपभाषा क्षेत्र में स्थान दिया जाता है। उदाहरण के लिए मैथिली, भोजपुरी तथा मगधी तीनों हिंदी की बोलियां हैं और अन्य बोलियों की तुलना में तीनों में परस्पर अधिक समानता पाई जाती है। अतः इन तीनों को बिहारी हिंदी नामक उपभाषा क्षेत्र में रखा जाता है। अतः ध्यान रखिए, भाषा की तुलना में उपभाषा का क्षेत्र छोटा होता है पर बोली से बड़ा होता है। हिंदी और उसकी बोलियां। हिंदी एंड इट्स डायलेक्ट्स। हिंदी एक भाषा है
उसके 5 उपभाषा क्षेत्र हैं तथा अनेक बोलियां हैं। अलग अलग क्षेत्रों में प्रयुक्त होने के कारण इनके नाम भी अलग अलग हैं। सामने दी गई तालिका में हिंदी की उपभाषाओं एवं बोलियों के वर्गीकरण को देखिए। उपभाषाएं, बोलियां: पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। पहाड़ी हिंदी, कुल्लुई, गढ़वाली, कुमाऊनी, राजस्थानी हिंदी, जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी, भीली। भाषा के विविध रूप: राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जिसके माध्यम से पूरे देश के लोग अपनी अस्मिता की पहचान करते हैं। राष्ट्रभाषा देश के गौरव और सम्मान का प्रतीक होती है तथा अधिक से अधिक लोग इसका प्रयोग करते हैं। मातृभाषा, मदर टंग। बच्चे की मातृभाषा वह भाषा होती है जो उसकी अस्मिता की पहचान कराती है। यह आवश्यक नहीं है कि बच्चा अपनी माता से जिस भाषा को सीखता है वह उसकी मातृभाषा हो। उदाहरण के लिए भोजपुरी या गढ़वाली प्रदेश में रहने वाले बच्चे अपनी माता से भोजपुरी या गढ़वाली सीखते हैं। भोजपुरी या गढ़वाली उनकी प्रथम भाषा तो हो सकती है पर मातृभाषा नहीं। यदि बड़े होकर ये दोनों बच्चे विदेश में जाते हैं और वहाँ इनसे कोई पूछता है कि तुम्हारी मातृभाषा क्या है, तो ये भोजपुरी या गढ़वाली नहीं बताते बल्कि हिंदी को अपनी मातृभाषा बताते हैं, क्योंकि इनकी अस्मिता की पहचान हिंदी के साथ जुड़ी है, न कि भोजपुरी और गढ़वाली के साथ। ध्यान रखिए, यह आवश्यक नहीं है कि मातृभाषा वही भाषा हो जिसे बच्चा सबसे पहले अपनी माता से या अपने परिवार से सीखता है। संपर्क भाषा, लिंक लैंग्वेज। किसी भी बहुभाषा भाषी देश में जहाँ अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, वहाँ यह समस्या आती है कि एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत के लोगों से किस भाषा में संपर्क करें। उदाहरण के लिए भारत की स्थिति पर ध्यान दीजिए। बंगाल में रहने वाला व्यक्ति यदि तमिलनाडु के व्यक्ति से संपर्क करना चाहे तो वह किस भाषा में संपर्क करे? तमिल उसे नहीं आती और तमिल भाषा भाषी को बांग्ला नहीं आती। ऐसी स्थिति में वे दोनों या तो अंग्रेजी में बात करते हैं या हिंदी में। अतः अंग्रेजी तथा हिंदी भारत की संपर्क भाषाएं हैं। आज हिंदी का प्रचार प्रसार इतना अधिक बढ़ गया है कि प्रयोग के स्तर पर हिंदी का स्थान संपर्क भाषा के रूप में सबसे ऊपर है। राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग राजकीय कामकाज में किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी है। भारत के अनेक राज्य जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि हिंदी क्षेत्र कहलाते हैं तथा इन प्रदेशों में सरकारी कामकाज राजभाषा हिंदी में ही किया जाता है। संविधान द्वारा अष्टम सूची में स्वीकृत भाषाएं। भारतीय संविधान में अष्टम सूची के अंतर्गत निम्नलिखित 22 भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है: असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मराठी, मलयालम, मणिपुरी, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। व्याकरण, ग्रामर। भाषा नियम संचालित नियमों से चलने वाली व्यवस्था है। लैंग्वेज इज द रूल गवर्न्ड बिहेवियर। भाषा के ये नियम ही यह बताते हैं कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध, तथा कोई वाक्य शुद्ध या अशुद्ध क्यों है। उदाहरण के लिए, बच्चे ने चाय पिया वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा बच्चे ने चाय पी, क्योंकि हिंदी भाषा का नियम है कि जब कर्ता के बाद कोई परसर्ग लगा होता है तो क्रिया कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलती है। इस वाक्य में आया चाय शब्द चूंकि स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए क्रिया इसी के अनुसार बदलेगी। अतः इस वाक्य में पिया क्रिया के स्थान पर पी क्रिया का प्रयोग होना चाहिए। इस तरह भाषा सीखने का अर्थ है उस भाषा के नियमों का सही ज्ञान प्राप्त करना। अब प्रश्न उठता है कि भाषा के नियमों की जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? भाषा के नियमों की जानकारी मिलती है व्याकरण से।
व्याकरण भाषा के नियमों का संकलन, कलेक्शन है। ध्यान रखिए, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत किसी भाषा के नियमों का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण की परिभाषा: भाषा के समस्त नियमों का अध्ययन एक स्थान पर रखकर जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अंग: व्याकरण के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर भाषा का अध्ययन किया जाता है। ये स्तर ही व्याकरण के अंग कहलाते हैं। व्याकरण के अंग इस प्रकार हैं। व्याकरण के अंग: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार: इसके अंतर्गत ध्वनि तथा वर्ण से संबंधित सभी विषयों का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार: शब्द विचार के अंतर्गत शब्द, शब्द भेद, शब्दों के विभिन्न रूप आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार: वाक्य विचार के अंतर्गत पदबंध, उपवाक्य, वाक्य, वाक्य भेद आदि का अध्ययन किया जाता है। हमने सीखा, भाषा का संबंध मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियों की व्यवस्था से है। भाषा का उद्देश्य है संप्रेषण या विचारों का आदान प्रदान। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक रूप की आधारभूत इकाई ध्वनि है तथा लिखित रूप की वर्ण। ध्वनियों या वर्णों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अनेक बोलियां होती हैं। हिंदी का क्षेत्र बहुत व्यापक है और इसकी भी अनेक बोलियां हैं। भाषा में अनेक नियम होते हैं जो भाषा को नियंत्रित करते हैं। भाषा के विविध रूपों के अंतर्गत राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, संपर्क भाषा तथा राजभाषा की संकल्पनाएं सामने आती हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत भाषा के नियमों का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण यह बताता है कि भाषा का कौन सा रूप शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध। व्याकरण के प्रमुख 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार।